सुनो, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग करके अपने चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। फिर आने वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स को जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये चैप्टर अधूरा माना जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब भी क्या है, न्यूमेरिकल्स। समझ गए। तो आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो, 3 वर्ड छुपा हुआ है। पहला देख लो, पहले लिख ही लेते हैं। पहला हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे 3 वर्ड छुपा हुआ है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है मोशन। सबसे पहले याद करो, हम लोग सबसे पहले क्लास में ही पढ़े हुए हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, सबसे पहला ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे हम हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड बीत गया, हम यहाँ पे आ गए, अगले सेकंड में यहाँ पे आ गए, अगले सेकंड में यहाँ पे आ गए। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम मोशन में हैं? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यही ना हम लोग पढ़े थे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये था ना हमारा मोशन का डेफिनेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को समय के अनुसार चेंज कर रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता था मोशन में, हमको मालूम है। पहला हो गया। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, सर्कुलर पे भी आ रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को या फिर इक्वल वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा, वो अपना ट्रैवल कर रहा होगा। इन्हें होता है हमारा यूनिफॉर्म का मतलब। उसके बाद यहाँ पे एक जो नया चीज लिखा हुआ है वो है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या? सर्किल। तो इसका पूरा मतलब ये हो गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि सर्किल पे घूम रहा होगा, वो भी यूनिफॉर्म, यानी कि हर बार वो अपना एक ही गति से चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है। समझ गए बात को? चलो, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। खैर इसमें है क्या, अब हम लोग चलते हैं आखिर इस चैप्टर में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहला बात तो यही समझना पड़ेगा कि आखिर सर्किल होता क्या है। सर्किल में डायरेक्शन होता है कि नहीं होता, ये हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल है। इसका नाम है ABCD। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू कर रहा है तो उसको दोबारा यदि ए पे आना है तो उसको कितने बार अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा। एक बार वो यहाँ से यहाँ आएगा, 1 2 3 4 बार उसको डायरेक्शन अपना चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास 4 साइड था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड को और बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 4 साइड होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के बाद 5वां साइड हमारा क्या कहलाता है? पेंटागन, है ना। चलो 5 साइड वाला बना लेते हैं। 5 साइड वाला हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है? ABCDE। यदि कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करेगा और दोबारा यदि उसको ए पे आना पड़ेगा तो वो कितने बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा? 5 बार करेगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 5 नहीं, एक और ले लेते हैं, 6 साइड वाला। पेंटा के बाद हेक्सा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ABCDEF। यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो डायरेक्शन चेंज करने का जो संख्या है वो भी बढ़ रहा है।
जैसे यहाँ पे 4 साइड है तो उसको डायरेक्शन केवल 4 बार चेंज करना पड़ेगा। इसमें 5 है तो 5 बार चेंज करना पड़ेगा। इसमें 6 है तो 6 बार चेंज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक यहाँ पे और ले लो 9 और एक ही 10, ठीक है। एक A B C D E F G H I J, कितना साइड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 साइड है तो उसको अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करना पड़ेगा? 10 बार चेंज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे एक चीज गौर कर पा रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा रहे हैं वो एक सर्किल के उतना ही करीब पहुंचता जा रहा है। देखो तो जरा, क्या नजर आ रहा है क्या? सबसे पहले देखो एकदम अलग सा था, फिर कुछ इस प्रकार का हुआ, फिर ये हमारा तीसरा नंबर फिगर कुछ इस प्रकार का हो गया, फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का हो गया। मतलब ये कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग सर्किल के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं ना। और चूंकि हम लोग सर्किल के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा रहे हैं, और चूंकि नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाएंगे तो हमको डायरेक्शन भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 साइड है और ये लगभग बहुत हद तक एक सर्किल जैसा लग रहा है, तो हमको इसमें 10 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब एक 5वां एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक कुछ इस प्रकार का, ये हमारे पास छोटा छोटा पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ABCD था ना हमारा पॉइंट, उसी प्रकार से हमारा पॉइंट यहाँ पे A से लेकर J तक था। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटा छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है वो ABCD के रूप में है, ठीक ना। अब जब आप इसको एक साथ मिला देंगे, इस प्रकार से जब आपको मिला देंगे एक बार, तो सारे पॉइंट को मिलाने के बाद क्या आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं कि कितना साइड हुआ आपके पास? नहीं हुआ ना, नहीं कर पाएंगे काउंट कितने साइड से आपके पास। यही है हमारा सर्किल। सर्किल इसे बनता है ना। सर्किल कैसे बनता है? बहुत सारे पॉइंट को आपस में आप जोड़ दीजिए किसी ना किसी साइड से तो वो हमारा सर्किल बन जाता है। तो हमेशा याद रखना है, सर्किल यदि है आपके पास तो उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, आप उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे साइड से मिलकर बना हुआ है तो इसमें हर बार ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता होगा? अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक सवाल हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एकदम लगातार एक समान गति से वो चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है? मेरे बात को ध्यान से सुनना। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस सर्किल पे घूम रहा होगा एक समान गति से, कोई बदलाव उसमें नहीं, 10 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर ही पर सेकंड, समान गति, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चूंकि सर्किल में घूम रहा है तो क्या उस ऑब्जेक्ट के बॉडी में एक्सीलरेशन है? कह सकते हैं क्या? जरा सोच के बताओ तो हमको। नहीं, गलत बात। कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि याद करो, हम लोग वेलोसिटी को 3 प्रकार से चेंज कर सकते थे। पहला किससे? उसके स्पीड में चेंज कर दीजिए, उसके डायरेक्शन में चेंज कर दीजिए, या फिर दोनों चेंज कर दीजिए। अब जब उसके डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं वेलोसिटी के, तो क्या वो एक्सेलरेशन कहलाएगा? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही होता है हमारा एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी हमारा 3 प्रकार से हो सकता है, स्पीड से, डायरेक्शन से, या फिर दोनों से। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे घूम रहा हो, वो भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में एक्सीलरेशन है? बिल्कुल है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा हो वो भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या उस बॉडी में एक्सीलरेशन है? देखो, तुमको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं समझना कि यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में तो बदलाव हो ही नहीं रहा है। ये नहीं समझना है कि यदि वो यूनिफॉर्म से चल रहा है तो वेलोसिटी में तो कोई बदलाव नहीं है, तब तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके पीछे का रीजन भी तो देखो।
उसके पीछे का रीजन क्या था हमारा? ये रीजन था कि हम लोग वेलोसिटी को 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, था ना रीजन? पहला हमारा रीजन क्या था? पहला रीजन था उसके स्पीड में बदलाव कर दीजिए, दूसरा रीजन था उसके डायरेक्शन में चेंज कर दीजिए, तीसरा था कि आप दोनों चेंज कर दीजिए। तो क्या इस वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, क्या उसके वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है? आ रहा है। किस प्रकार से? डायरेक्शन के वजह से। और चूंकि डायरेक्शन भी हमारा क्या है? क्राइटेरिया है उसके वेलोसिटी को चेंज करने का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो और यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा हो तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी को चेंज करने का तरीका हमारे पास 3 था, है ना? स्पीड, डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज कर दीजिए आप। तो अब समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो अब डेफिनेशन है हमारे पास 2। पहला है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल पे घूम रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल पे घूम रहा हो, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए बात को? 2 चीजें यहाँ पे। पहला है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्किल पे घूम रहा हो, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, तो हम लोग उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा हो, एक समान गति से घूम रहा हो, एकदम लगातार ऐसे 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 घूमता जा रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत इसमें? और हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ही हो गया एक्सेलरेशन में बदलाव आना। अब कोई पूछ दे कि बताओ कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है उसमें? उसको बताना पड़ेगा कि अंकल जी देखिए, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में बदलाव, है ना? और वेलोसिटी में बदलाव 3 प्रकार से हो सकते हैं, स्पीड, डायरेक्शन और दोनों चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे स्पीड से तो नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन से हो रहा है ना, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो दिक्कत इसमें आप समझ में आ गया बात? चलो अब इसका एग्जांपल बताते हैं। फैन, क्या इस फैन में एक्सेलरेशन है? जरा बताओ हमको कोई, क्या इस फैन में एक्सेलरेशन है? हर्षित, जो तुम एक बार सबसे पहले क्लास में पूछे थे, याद है कि फैन किसका एग्जांपल होगा? फैन एग्जांपल होगा, अब मालूम चल गया, फैन एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि ये एक समान गति से घूम रहा है। क्या इसमें बदलाव आ रहा है क्या? नहीं, एक बार चालू कर दे, जैसे घूम रहा है वो हर बार वैसे घूम रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्यों? क्योंकि ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखो तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। जैसे ये रस्सी है और नीचे में चुंबक बना हुआ है। चुंबक की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे समझना मेरे बात को, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये फैन क्या है? फैन एक सर्कुलर पाथ में बार बार वो घूम रहा है ना। और चूंकि वो बार बार घूम रहा है तो वो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्यों डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से, बहुत सारे साइड से ही मिलके हमारा एक सर्किल बना हुआ रहता है। तो जितने बार वो साइड्स को चेंज करेगा उतने बार वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, है ना? चलो ये आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास रस्सी है, ठीक ना? अब आप क्या कीजिए, इसको घुमाना शुरू कीजिए इस प्रकार से। दिख रहा है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, यानी कि इसमें कहीं पे भी कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, ये एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे हमारा सेंटर O, और इसी में हमारा क्या हो रहा है, वो बार बार घूम रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि एक सर्किल को यदि आप यहाँ पे बनाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो एक सर्किल है ना, सर्किल, तो ये अपना डायरेक्शन कभी इधर चेंज कर रहा होगा, है ना, कभी ये इधर चेंज कर रहा होगा, कभी ये इधर चेंज कर रहा होगा, कभी ये अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर रहा होगा ना। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग तब समझ सकते हैं जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते घुमाते क्या कर दें, अचानक छोड़ दो, तो किसी डायरेक्शन में तो जाएगा। क्या जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो क्या ये भी घूमते घूमते ही भागेगा क्या आगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब हम लोग इसको छोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे भागता है, स्ट्रेट भागता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप छोड़े, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, और जब इसको छोड़ दिया मान लो, तो वो मान लो कि इधर भाग गया, तो जिस समय हम उसको छोड़े उस समय पे इसका डायरेक्शन इधर था,
और मान लो वो नीचे चला गया तो उस समय पे उसका डायरेक्शन नीचे था, जब हम लोग उसको छोड़े इधर चला गया तो इधर इसका डायरेक्शन होगा। मतलब कि इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो हाँ, एक बात लेकिन हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। समझ गए बात को? तो अब क्या कहीं पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी कोई डाउट होगा? जल्दी बोलो, कहीं पे कोई डाउट नहीं? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा चीज हो गया ना कि हमारे पास साइड्स कम था तो उसको अपना डायरेक्शन भी कम चेंज करना पड़ रहा था। जैसे जैसे साइड बढ़ता गया वो एक सर्किल का रूप लेता गया, तो हर बार सर्किल में हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो यूनिफॉर्म में, वो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा। समझ गए बात को? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है उसको एक फोर्स लगाना पड़ता है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका एग्जांपल देखो, ये हमारे पास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये थ्रेड है, हमारे हाथ से ये घूम रहा हुआ। चलो देखो अब ध्यान से, घूम रहा है तो हमारा हाथ ना क्या कर रहा है, रस्सी के मदद से इस चुंबक को होल्ड किए हुए है। हम लोग इस रस्सी से इसको बांध दिए हैं चुंबक को, है ना, और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं। तो हमारा हाथ जो है ना, हमारा हाथ इस रस्सी पे एक फोर्स लगा रहा है और ये रस्सी उस चुंबक पे फोर्स लगा रहा है, तभी ये जाके एक सर्कुलर मोशन में घूम पा रहा है। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए बात को? तो ये जो यहाँ पे घूम पा रहा है, इस रस्सी में क्या है, हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके कारण ये बार बार हमारा सर्कुलर मोशन में घूम पा रहा है। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जितने भी हमारे स्पेस में सैटेलाइट हैं वो सारा क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि अर्थ उस पे एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? अब जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, डाउट हो सकता है, बिल्कुल डाउट हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फिर क्या है? यदि सेंट्रीपिटल फोर्स वो है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हो सकता है ना। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको नीचे ही खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको हमेशा नीचे खींचेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स आपको हमेशा एक सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करेगा। समझ गए बात को? तो क्या जो सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है तो क्या वो नीचे आ जाता है क्या तुरंत? नहीं, उसको बार बार घूमना पड़ता है अर्थ के ऑर्बिट में, है ना। तो वहाँ पे जो अर्थ उस पर लगा रहा होता है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लो, नेचुरल सैटेलाइट। मून। मून क्या हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून भी हमारा क्या हो रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ वो घूम रहा है। तो पृथ्वी उसको क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है ना मून पे क्या कर रहा है, अपना एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम पा रहा है। समझ के बात को? उसके बाद अर्थ के अराउंड हमारा पृथ्वी क्यों घूमता है? अच्छा, पृथ्वी सूरज के आजू बाजू घूमता है या पृथ्वी के आजू बाजू सूरज घूमता है? अर्थ घूमता है ना। अर्थ सूरज के आजू बाजू घूमता है, तो सन क्या कर रहा होता है, उस अर्थ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होता है, जिसके कारण अर्थ जो है ना सूरज के चारों तरफ घूम पाता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे जो इस चुंबक पे एक फोर्स लग रहा होगा इस धागा के थ्रू, वो हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इसको एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने में मदद कर रहा है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको याद रखना है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलो, अब यदि सवाल पूछा जाए कि बेटा बताओ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मदद से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसका स्पीड बताओ जरा हमको, इसका स्पीड क्या होगा घूमने का? मेरे बात को समझना। अच्छा पहले यहाँ पे देख लो इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट? अब कहीं पे भी कोई डाउट इसमें? क्योंकि सर्किल में यदि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ में यदि घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, और डायरेक्शन का चेंज होना ही वेलोसिटी होता है हमारा, है ना। उसके स्पीड में भी चेंज होना हमारा एक्सेलरेशन होता है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? तो जो भी ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, आप हमेशा समझेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन है। कोई पूछ दे क्यों है, क्योंकि वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसका एग्जाम्पल पूछ दे, एग्जाम्पल इसका हमारा क्या क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा। समझ गए? और एक बार बता दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, वो भी एक एग्जाम्पल था हमारा। बोलेगा कि नहीं मालूम क्या घुमा रहे थे सर को, तो बोलेगा यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। समझा बात को? तो ये था हमारा। उसके बाद फिर हमारा मून हो गया, है ना, सन हो गया, सन के अराउंड हमारा जो अर्थ घूमता है वो हो गया, फिर से आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। इन सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। और इसको घुमाने में जो एक फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चलो मान लो कि यहाँ पे हमारा जो है ना वो सन है, सपोज मान लो यहाँ पे हमारा सन है और ये हमारा एक ऑर्बिट है जिसपे कि हमारा अर्थ जो है ना वो बार बार चक्कर लगा रहा है। ये अर्थ है, हमारा अर्थ है, ठीक है ना। ये सूरज के आजू बाजू हमारा क्या होगा, अर्थ बार बार घूमेगा अपना। लेकिन कोई यदि पूछ दे कि बेटा बताओ, ठीक है ये एक अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक फिक्स्ड पाथ में अपना ये घूम रहा है, ठीक है, सूरज अपना इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा रहा है, तभी ये बार बार अपना घूम पा रहा है, कोई दिक्कत इसमें? अब लेकिन पूछ दे कि बताओ इस अर्थ का घूमने का स्पीड क्या है। ये जो यहाँ पे सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, यदि हमको पृथ्वी के घूमने का स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किस स्पीड से घूम रहा है वो, कोई किसी को मालूम है? चलो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये था ना हमारा। चलो यहाँ पे देखो अभी तुरंत मालूम चल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। चलो स्पीड को किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल वी, है ना, स्मॉल वी से, स्मॉल वी बराबर डिस्टेंस को स्मॉल एस डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोले तो दोनों का हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो स्मॉल एस बाई स्मॉल टी हो गया। अब ये तो जनरल सा हमारा फॉर्मूला हो गया ना। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या इसमें आपको नहीं लग रहा है कि यदि ये एक सर्किल है, यानी कि यदि एक ऑर्बिट है, तो इसका पूरा डिस्टेंस कितना होता है, किसी को मालूम है? 2 पाई आर। फिट हो गया जी उसका, फिट हो गया उसका क्या होता है, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर हमारा है क्या, सरकमफेरेंस है, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है। यदि मान लो यदि ये अर्थ यहाँ से शुरू कर रहा है और पूरा का पूरा घूम के यदि यहाँ पे आ जा रहा है, तो वो कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे एस के जगह पर 2 पाई आर लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं। और चूंकि जब ये यहाँ से यहाँ पूरा घूमेगा सरकमफेरेंस पे, तो कुछ समय भी तो लगेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा टाइम। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे नॉर्मल सा स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा देना, v इज इक्वल टू एस बाई टी, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक सर्किल पाथ पे घूमता है ना, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। और सर्कुलर पाथ का हमको मालूम है डायमीटर क्या होता है, सॉरी डायमीटर नहीं, सरकमफेरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर बोलो, बात तो सेम है, 2 पाई आर होता है। तो ये जो यहाँ से शुरू करेगा वही हमारा सरकमफेरेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और यदि वो घूमेगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा ना, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्या है, यहाँ पे ये हमारा भी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आप, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ये हमारा ये डिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, घूमने में टाइम तो लगेगा ना। अब ये पूरा का पूरा हमारा यहीं पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मशहूर सवाल ये बन सकता है कि आप उसका, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसका आप स्पीड कैसे निकालेंगे। तो 2 पाई आर बाई टाइम हो गया, काम खत्म। पहला ये सवाल बन सकता था। दूसरा ये बन सकता है कि बेटा बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर इसमें ये सवाल बन सकता है
कि क्या जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है क्या उसके बॉडी में एक्सेलरेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कोई पूछते बेटा रीजन भी बता दो जरा। क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। अब उसको समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन का चेंज होना ही एक्सेलरेशन होता है, उसको बताना पड़ेगा कि अंकल जी देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट में बार बार डायरेक्शन चेंज हो या फिर उसके स्पीड में बदलाव आए या फिर दोनों चेंज हो जाए तो वो हमारा एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए बात को? ये हमारा कुछ मशहूर सवाल था जो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट? समझ में आ गया हर चीज़? कहीं पे भी कोई समस्या? चलो, और यहीं पे हमारा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी खत्म होता है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। और आने वाले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और अपने चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। कहीं पे भी अब इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है? कहीं पे भी किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? आने वाले समय में हम लोग अपने कुछ डाउट को कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, एक बात और, जब हम लोग अपने चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बनाएं तो आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फिर फिजिक्स हमेशा का हमेशा आपके लिए पहाड़ ही लगेगा। फिजिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सुन लो पहले, और ये तरीका आप क्लास 9th में भी है। हालांकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में यहीं से शुरुआत होता है, 9 से ही। 9 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ना चाहेंगे वहाँ तक आपको न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि 8 तक आपको नहीं मिला होगा, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में नहीं मिला होगा, लेकिन 9th क्लास से मिलना शुरू हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने का और न्यूमेरिकल्स बनाने का फिजिक्स का तरीका सबसे मशहूर ये है। सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले क्या कीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी जितना भी कुछ है उसको एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये कि जितना भी फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, वो फॉर्मूला कैसे आया है उसको आप समझ लीजिए। पहला बात, दूसरा बात ये हो गया। तीसरा बात ये, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना तो जिस भी टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करें उस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे मान लो यदि कोई सवाल आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जितना भी कुछ टॉपिक हो सकता है, जितना कुछ भी सवाल बन सकता है, वो सारा का सारा आपके दिमाग में घूमना चाहिए। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? अब तो न्यूमेरिकल्स बनाने से सबसे पहले आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग सबसे पहले जितने भी फॉर्मूला हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आप ध्यान में रख के लाएंगे, है ना। और जितने भी जैसे जैसे वेलोसिटी है उसका यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या है, ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्लास ओवर किया जाए, चलो क्लास ओवर करते हैं यहीं पे।